उत्तराखंड के एक चर्चित नेता जिनको लेकर के आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है, हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आज हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे उन अफवाहों पर जिसमें कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है एबीपी लाइव में। बड़ी चर्चाएं हैं, एक बार फिर से 2022 में हमने देखा था कि जिस तरह से चर्चाएं उड़ी और उसके बाद भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया। फिर से ऐसी चर्चाएं अफवाहों की तरह हवा में तैर रही हैं कि हरक सिंह रावत फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है? देखिए, उस समय भी कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मेरा निर्णय नहीं था। भाजपा ने मुझे निष्कासित किया। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा किसी ने कि भाई क्या आप, क्योंकि मैं चोरों की तरह काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे अगर भाजपा छोड़नी होती तो मैं अमित शाह जी को, नड्डा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सबको, प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक थे, सबको बोल के तब ज्वाइन करता, छोड़ता। क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है कि हम चोरों की तरह चुप करके कोई निर्णय लें। राजनीति में बहुत ओपन में राजनीति करता हूँ। हाँ, मैंने भाजपा 96 में छोड़ी, उसमें उत्तराखंड का आंदोलन था। मैं तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का, बचपन से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। बहुत काम किया मैंने उत्तराखंड में भाजपा के लिए। गिने चुने लोग होते थे भारतीय जनता पार्टी में उस समय। देवेंद्र शास्त्री होते थे, गांववासी होते, मनोज कांदयानी, भगत सिंह कोश्यारी, उत्तरकाशी राजेंद्र राव, स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना, तो गिने चुने लोग थे, प्रताप सिंह पुष्पाण। और उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जब भाजपा का नाम लेने वाला उत्तराखंड में कोई नहीं होता था। 96 में जब उत्तराखंड का आंदोलन चला, एक माहौल ऐसा बना, जो कभी लोग मुझे दल बदलू लिखते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं छोड़ी, उस समय उत्तराखंड के लिए, लोगों के लिए छोड़ी। जो लोग आज, बच्चे जो आज मोबाइल, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे जो है काम करते हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड के आंदोलन में हरक सिंह रावत की कितनी बड़ी भूमिका थी। चाहे दिल्ली की रैली हो, पूरा पौड़ी जिले के लोग जानते हैं कि 155 बसों को मैं 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए दिल्ली तक ले गया था। चाहे लखनऊ की विधानसभा हो, चाहे लखनऊ का शहीद स्थल हो, चाहे दिल्ली का दिल्ली का जो है जंतर मंतर हो। उत्तराखंड राज्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी रैलियां मैंने करी हैं और कितना बड़ा प्रदर्शन किए, पार्लियामेंट पे कितने बड़े प्रदर्शन किए। 6 साल उत्तराखंड राज्य को लेकर लखनऊ की सड़कों पर और दिल्ली की सड़कों पर जो मैंने गैर राजनीतिक संगठन बनाया था, उत्तराखंड जनता मोर्चा, उसके रैलियां हुई है। रानीखेत में हुई, अगस्त मुनि में हुई। तो उस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लिए छोड़ी, क्योंकि उस समय एक माहौल ऐसा बना पूरे देश, उत्तराखंड में, कि भाई राजनीतिक पार्टियां नहीं चलेंगी, कांग्रेस बीजेपी नहीं, सिर्फ उत्तराखंड की बात होगी। तो मैंने उसमें इसलिए छोड़ी। और क्योंकि फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 20 साल कांग्रेस में रहा। 2016 में भी मैंने मजबूर होकर मैंने कांग्रेस छोड़ी। अगर मैंने हरीश राव जी से छोड़ने से पहले कम से कम 15 बार 20 बार मिला हूंगा, मैंने कहा भाई सुबोध उनियाल जी को मंत्री बना दो, 2 मंत्री का पद खाली है। वो हर बार कहते थे कि मैं 2, 4, 10 दिन में बनाता हूं, वो फिर टाल देते थे। विजय भावना जी को राज्यसभा भेज दो। भाई, जब हम, जिस दिन हरीश राव जी मुख्यमंत्री बने थे, हम सुबोध उनियाल जी के घर पे 24 MLA, जिसमें प्रीतम सिंह जी भी थे, इंदिरा हृदय भी थे, सतपाल महाराज, अमृता राव जी भी थे, मैं भी था, यशपाल आर्य जी भी थे। हम 24 MLA सुबोध उनियाल के घर यहाँ डिफेंस कॉलोनी में बैठे थे। हमको बुलाया गया कि भाई आपका सम्मान होगा, आपका सबका सम्मान होगा। 32 MLA में से 24 MLA हम जो है सुबोध उनियाल के बैठे थे जिस दिन हरीश राव जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। हमने उस दिन भी हरीश राव जी का साथ दिया कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें मुख्यमंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, मैं तो मंत्री था, मैंने सुबोध उनियाल जी को बना दो ना मंत्री। भाई 2 पद खाली हैं, एक पद पहले से खाली था, एक अमृता रावत का पद खाली था, आप बना दो सुबोध उनियाल को मंत्री। आपने नहीं बनाया। मैंने कहा विजय बहुना बना दो, आपने प्रदीप टमटा को बना दिया।
राज्यसभा सांसद। अरे भाई वो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तुमने उसको बना दिया। विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। तो फिर मैंने शराब को लेकर हरीश राव जी से कहा, भाई डेनिस को लेकर मैं बदनाम हो रहा हूं, मंडी के पास है होलसेल का काम, मुझे तो एबीसीडी नहीं पता। लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि डेनिस उत्तराखंड में खराब शराब बेची जा रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है बार बार, ये सिर्फ राजनीतिक है। और कुछ लोग, मुझे लगता है कि मेरे अभी तक भारतीय जनता पार्टी में किसी से कोई बात नहीं हुई है इस मुद्दे पे। जिस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश हर बार की जाती है, कुछ राजनीतिक आपके दुश्मन ही रहे होंगे जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। हरक सिंह रावत इस प्रदेश के लिए यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, उनको लेकर के जिक्र नहीं होता। लेकिन हरक सिंह रावत जब किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको लेकर के बड़ा हल्ला मचता है। जैसे आज की तारीख में अभी कल रात से खबरें चल रही हैं कि हरक सिंह रावत ज्वाइन करेंगे भाजपा, हरक सिंह रावत ज्वाइन करेंगे भाजपा, और आपका कहना है आपकी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। अभी हमारी आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात है, उनका कहना है कि अगर वो नाराज़ हैं कांग्रेस से तो मुझे पता नहीं है, और अगर होते तो हमें बताते। नहीं, देखिए, मेरी ना करण मेरा से कोई बात हुई, ना मेरी भाजपा में किसी से कोई बात हुई, क्योंकि इसमें कोई, ये सिर्फ एक अफवाह है, शुद्ध रूप से अफवाह है, और इसके सिवाय इसमें कोई दम नहीं है। ये मेरी को अब तक, आज की तिथि तक जब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अब तक मेरी किसी से कोई बात, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। हरक सिंह जी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में। आप प्रभारी हैं मणिपुर के, आप उड़ीसा के प्रभारी हैं। आप क्या लगता है आपको प्रदेश में इस वक्त क्या माहौल है और देश में क्या माहौल है? मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उड़ीसा में पार्टी कांग्रेस ने लगाई है, क्योंकि वहाँ 14-13 मई से चुनाव शुरू होगा। पहला चरण 13 मई को होगा जो मतदान होगा, फिर 4 चरणों में वहाँ चुनाव है। वहाँ 147 सीटें एमएलए की हैं, 21 सीटें सांसद की हैं। एक बैठक हुई थी दिल्ली में, मैं उस बैठक में गया था, वेणुगोपाल जी ने ली थी। और अभी वहाँ हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि कितनी सीटें हमारी जो महत्वपूर्ण हैं वहाँ उड़ीसा में जो कांग्रेस जीत सकती है, उन सीटों पर हम काम कर रहे हैं। तो अब मैं जाऊंगा, क्योंकि ईडी ने बुलाया था मुझे 2 तारीख को, मैं इसलिए आया था। अच्छा, ईडी ने का एक लेटर फिर से आया कि आप अभी मत आइए। ईडी अचानक से मेहरबान कैसे हो गई आप? नहीं, मेहरबान नहीं, उनको कोई व्यस्तता रही होगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई, क्योंकि 29 तारीख को बुलाया था, तो मैंने कहा भाई मैं राजनीतिक कारणों से नहीं आ पाऊँगा। फिर उन्होंने 4 मार्च को बुलाया था, तो मैंने समय लिया था कि 1 महीने का समय दिया जाए मुझको। तो उनका फिर आया था कि भाई आप 2 तारीख अप्रैल आइए। तो मैं 2 अप्रैल को सिर्फ यहाँ देहरादून ईडी के ऑफिस जाने के लिए मैं आया था, क्योंकि भाई एक कानूनी प्रक्रिया है। और मैं तो क्योंकि एक शिक्षक रहा हूँ, छात्र राजनीति से आया हूँ, बहुत छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन, बहुत न्यायालयों में बहुत मुकदमे लड़े हैं मैंने। तो इसलिए मैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए मैं आया था कि मैं जाऊंगा और जो भी वो पूछेंगे, क्योंकि हम उनको बताएंगे कि भाई सब जो चीज़, क्योंकि मैं तो ना घबराने वाला हूँ ना डरने वाला हूँ। देखिए, कारण क्या है कि 2+2=4 होता है। हो सकता है कोई इमेज को ख़राब करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं, चाहे पाखरो टाइगर सफारी का मामला हो। मैं जानता हूँ, मैंने माननीय चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखा कि जो तथाकथित जहाज है, जैसे हम, जिसमें चाहे वो एनजीटी की हो चाहे इंपावर कमेटी को, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मतलब जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, माना वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ये एक बार ये तो देखना चाहिए ना कि हम क्या क्या रहे हैं। भाई, पाखरो टाइगर सफारी में आईएफएस की ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री नहीं करता है, और मैं सिविल बोर्ड 47 से लेकर अब तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक,
सिविल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आज कितनी बार आईएफएस और आईएएस के और आईपीएस के और आईएफएस के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, कोई बता दे। और क्या जो अधिकारी हैं वो नहीं जानते कि ये मंत्री का अधिकार, जैसे होम मिनिस्ट्री में अगर होम मिनिस्टर है कोई, तो आईपीएस आईएएस के ट्रांसफर पोस्टिंग फिर भी मुख्यमंत्री को फाइल जाती है। और जिस दिन किशन चंद, कई बार किशन चंद जी को लेसडॉन डेपो बनाने का सिविल बोर्ड ने पास किया, मैंने सिविल बोर्ड की सिफारिश पर दस्तखत किए और फाइल मुख्यमंत्री को गई और मुख्यमंत्री ने किशन चंद जी को सारे ट्रांसफर को अनुमोदित किया, किशन चंद जी का और एक दो का नहीं किया, तो नहीं हो पाया। उसमें भी मुख्यमंत्री ने जो मुझे कहा मैंने वो किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे फाइल पर वो 26 जून या 26 अप्रैल को मेरे दस्तखत है, मेरी मोहर भी नहीं लगी है फाइल पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ मोहर लेके थोड़ी कोई जाएगा मंत्री को क्या पता कि वहाँ क्या होना है। मुख्यमंत्री ने एक फाइल मेरे सामने रखी, उन्होंने कहा भाई इस पे ये ट्रांसफर होने हैं, मैंने दस्तखत किए, फिर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया, फिर मैंने दस्तखत किए, मुख्यमंत्री की मोहर लगी है और मेरी मोहर नहीं लगी है, कारण कि मैं जेब में मोहर रख के नहीं ले गया। और मुख्यमंत्री मोहर इसलिए रखी कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में मुख्यमंत्री ने वो किया है। तो अब उसका कि भाई मैंने एक भ्रष्टर या जो खराब अधिकारी था, और दूसरा कि जिस दिन उसकी पोस्टिंग हुई है उससे पहले वो एक जिम्मेदार पद पे था, वो डायरेक्टर जोशीमठ रहा वाइल्ड लाइफ में, इतना महत्वपूर्ण पद पे। तो एक चीज, दूसरा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि साहब आपने बिना द्वितीय स्वीकृति के आपने क्यों ये बाड़े के और म्यूजियम के पैसा दिया। अरे मंत्री का अधिकार थोड़ी है। एक अपर सचिव स्तर का आईएफएस अधिकारी, वन विभाग का एक सीनियर अधिकारी वन सचिवालय में अपर सचिव होता है, जो ये देखता है कि ये एस्टिमेट जो आया है, एक लंबी प्रक्रिया है एस्टिमेट के स्वीकृत होने की। रेंजर या जो भी एसडीओ होता है एस्टिमेट बनाता है, डीएफओ की साइन होते हैं, पीडब्ल्यूडी से जो है एस्टिमेट वेरीफाई होता है, उसके बाद फिर डीएफओ के दस्तखत होने के बाद डायरेक्टर के दस्तखत हुए होंगे कॉर्बेट के, फिर उसके बाद यहाँ वन विभाग मुख्यालय आया होगा, यहाँ पूरा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, फिर प्रमुख वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ को गया होगा, फिर प्रमुख सचिव हॉप को गया होगा प्रस्ताव, फिर वहाँ से सचिवालय में आया होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी नीचे आया होगा, फाइल वहाँ से पूरा होते हुए प्रमुख सचिव आनंद वर्धन से होते हुए मेरे पास आई होगी, फिर वित्त गई होगी, वित्त से टीएससी गई होगी, टीएससी में टेक्निकल उसका वेरीफाई हुआ होगा, वहाँ से फिर वित्त आई होगी, फिर वित्त से हमारे वन मंत्रालय आई होगी, तब वो स्वीकृत होती है। अब ये मंत्री को थोड़ी पता कि ये टेक्निकली ये तो वन विभाग के अधिकारियों को देखने का काम है, तो इसमें मंत्री कहाँ दोषी हो गया। कहेंगे एक तरह से आपको फंसाने की कोशिश की गई इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से वो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था उस दौरान के, आप भाजपा वाले कह रहे थे कि आप कांग्रेस जा रहे हैं, आपको निष्कासित किया गया, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि आप भाजपा में हैं, मतलब उस दौरान का ये पूरा मामला था। दूसरा जो अभी की स्थिति है उसमें स्थिति में आपका साफ कहना है कि अभी तक आप भाजपा नहीं जा रहे हैं, तो एक तरह से कहेंगे कि खाली अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी मेरे किसी से कोई बात नहीं हुई है, ये सिर्फ अफवाह का बाजार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो फिलहाल निरर्थक हैं, उसमें कोई भी दम नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका कहना है कि मेरी ना तो किसी भाजपा के नेता से बात हुई है, ना किसी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। फिलहाल अभी वो लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं और जहाँ की उनको जिम्मेदारी दी गई है उस पर फोकस कर रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।